दिल्ली में क्लाउड सीडिंग। दिल्ली सरकार ने हाल में आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बारिश कराने हेतु क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है। वर्षा कराने की पारंपरिक विधि को जो 1940 के दशक में प्रचलित हुई थी, पहले विमान से सिल्वर आयोडाइड या अन्य पदार्थों को वायुमंडल में प्रक्षेपित करता है। फिर ये रसायन उन कणों को नकल करते हैं जो संघनन के लिए सतह को कार्य करते हैं, जिससे जल की बूंदों का निर्माण होता है। जब संघनन से जल की पर्याप्त बड़ी बूंदें बनती हैं तो वर्षा होने लगती है। क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीकी है जिसका उपयोग वातावरण में ऐसे पदार्थों को फैलाकर बारिश या बर्फ बढ़ाने के लिए किया जाता है जो क्लाउड कंडेंसेशन या आइस न्यूक्लियाई के रूप में कार्य करते हैं। उद्देश्य नमी वाले बादलों में बारिश कराना या प्राकृतिक वर्षा को बढ़ावा देना। क्लाउड सीडिंग की कार्यप्रणाली में उपयुक्त बादलों की पहचान, पर्याप्त जल वाष्प सामग्री वाले नमी से भरे बादल ही इसके लिए उपयुक्त होते हैं। आमतौर पर कपासिया, क्यूमुलस या स्ट्रेटोफॉर्म बादलों को लक्षित किया जाता है। सीडिंग से पहले तापमान, आर्द्रता, हवा की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले सीडिंग एजेंट में इसमें सिल्वर आयोडाइड AgL, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम आयोडाइड KL या सिल्वर आयोडाइड AgI, सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम आयोडाइड KI या ड्राई आइस ठोस CO2 शामिल है। ये सामग्रियाँ संघनन, कंडेंसेशन या आइस न्यूक्लियाई के रूप में कार्य करती है, जिससे बादल की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल का निर्माण संभव होता है। प्रसार की विधियों में हवाई विधि, विमान या ड्रोन सीधे बादलों में सीडिंग एजेंट छोड़ते हैं। यह बड़े पैमाने के सिस्टम के लिए उपयुक्त है। जमीनी विधि, जनरेटर या रॉकेट जमीन से कण छोड़ते हैं जिन्हें हवाएं ऊपर ले जाती हैं। क्लाउड माइक्रोफिजिकल प्रक्रियाएं, गर्म बादलों में जलवाष्प न्यूक्लियाई के चारों ओर संघनित होती है। ठंडे बादलों में जलवाष्प बर्फ के क्रिस्टल के रूप में जम जाती है। कण ठहराव और संलयन कोएलेशंस द्वारा बढ़ते हैं। वर्षा का निर्माण, जैसे जैसे बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बड़े और भारी होते जाते हैं, वे तापमान, ऊंचाई के आधार पर बारिश, बर्फ या ओले के रूप में गिरते हैं। भारत में पिछले क्लाउड सीडिंग प्रयोगों के बारे में क्लाउड एरोसॉल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट CAIPEX किसके द्वारा आयोजित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चरणों में 2009, 2010, 11, 2014, 15, 2017, 19 में परीक्षण मुख्य रूप से सोलापुर, महाराष्ट्र सहित दक्षिण प्रायद्वीप भारत में आयोजित किए गए। विश्व स्तर पर पिछले क्लाउड सीडिंग प्रयोग USA में सूखे को कम करने और पहाड़ों पर बर्फबारी कराने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। चीन में बीजिंग ओलंपिक 2008 के दौरान बारिश को नियंत्रित करने और स्मॉग को साफ करने के लिए तैनात किया गया। UAE शुष्क क्षेत्रों में जल सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग कार्यक्रम चलाता है। थाईलैंड कृषि और सूखा राहत के लिए 1955 में रॉयल नेन मेकिंग प्रोजेक्ट लागू कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जलविद्युत जलाशयों के लिए वर्षा बढ़ाने के लिए तस्मानिया में सीडिंग करता है। क्लाउड सीडिंग के प्रकार, तापमान के आधार पर कोल्ड क्लाउड सीडिंग, इसका उपयोग तब किया जाता है जब बादल का तापमान हिमांक फ्रीजिंग से नीचे हो। सिल्वर आयोडाइड जैसे एजेंट बर्फ के क्रिस्टल
बनाने में मदद करते हैं, जो वर्षा को सक्रिय करते हैं। वार्म क्लाउड सीडिंग, इसका उपयोग तब किया जाता है जब बादल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। आमतौर पर बूंदों के निर्माण और संलयन को बढ़ावा देने के लिए नमक के कणों NaCl का उपयोग किया जाता है। ग्लेशियर का पिघलना और उनका संरक्षण। हाल ही में दुशांबे तजाकिस्तान में ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का पूर्ण सत्र आयोजित किया गया था। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र, UN और भागीदार संगठनों के साथ मिलकर किया गया है। आयोजन प्राधिकरण तजाकिस्तान की राष्ट्रीय आयोजन समिति सम्मेलन की देखरेख करती है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। विश्व ग्लेशियर दिवस 2025 में शुरू होकर प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ग्लेशियर से संबंधित मुख्य तथ्य और आंकड़े। ग्लेशियरों की कुल संख्या ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के प्रमुख बर्फ के आवरण को छोड़कर दुनिया भर में 2 लाख से अधिक ग्लेशियर मौजूद हैं। स्वच्छ जल का भंडारण। ग्लेशियर और बर्फीले आवरण वैश्विक स्वच्छ जल का लगभग 69% हिस्सा कवर करते हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि की संभावना। ग्रीनलैंड की हिम आवरण के पूरी तरह पिघलने से समुद्र स्तर में लगभग 7.4 मीटर 24.3 फीट की वृद्धि होगी। अंटार्कटिका की हिम आवरण के पूरी तरह पिघलने से समुद्र स्तर में लगभग 60 मीटर 197 फीट की वृद्धि होगी। वैश्विक हिमहास वर्ष 1975 में ग्लेशियर विश्व भर के ग्लेशियर से लगभग 9000 गीगाटन हिम का ह्रास हुआ है, जो जर्मनी के आकार में 25 मीटर मोटे बर्फ के ब्लॉक के बराबर है। अनुमानित हानि। यदि वैश्विक तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो वर्ष 2100 तक विश्व के 75% ग्लेशियर समाप्त हो सकते हैं। तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने से शेष ग्लेशियर बर्फ का लगभग आधा हिस्सा संरक्षित किया जा सकता है। ग्लेशियरों का महत्व। स्वच्छ जल का भंडारण। वैश्विक स्वच्छ जल का लगभग 69% हिस्सा ग्लेशियरों में है, जो ये गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का पोषण करते हैं। जल सुरक्षा। विशेष रूप से भारत गंगा के मैदानी इलाकों में कृषि और बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण मौसमी प्रवाह प्रदान करते हैं। मौजूद जोखिम। तेजी से पिघलने से ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, हिमस्खलन और अचानक बाढ़ आ सकती है। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता आवासों का समर्थन करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। जलवायु विनियमन। सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। एल्बिडो प्रभाव और वैश्विक तापमान को प्रभावित करते हैं। वैश्विक रिकॉर्ड अनुसंधान के लिए जलवायु और पर्यावरणीय इतिहास को संरक्षित करते हैं। ग्लेशियर संरक्षण के लिए भारत सरकार की पहल। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत एक उपमिशन, जिसका उद्देश्य हिमालयी क्रायोस्फीयर पर जलवायु प्रभावों को समझना, संरक्षण को बढ़ावा देना और पर्वतीय समुदायों से संबंधित लचीलेपन का निर्माण करना। क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों की गतिशीलता। ग्लेशियल झीलों और परमाफ्रॉस्ट पर उन्नत शोध को बढ़ावा देना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ग्लेशियर निगरानी और पूर्व चेतावनी के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड GOLF के लिए जोखिम मानचित्रण और पूर्व चेतावनी की तैनाती करता है। राष्ट्रीय संस्थान जो अनुसंधान में शामिल है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH रुड़की। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान
जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ग्लेशियर पिघलने में योगदान देने वाले कारक में जलवायु परिवर्तन, बढ़ता वैश्विक तापमान ग्लेशियर के पिघलने की गति को तेज करता है। वायु प्रदूषण, अल्पकालिक प्रदूषकों से निकलने वाले ब्लैक कार्बन हिमालय ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ाता है। चरम मौसम, एक्सट्रीम वेदर, बार भारी बारिश और लू, हीट वेव चलने से पिघलने की दर बढ़ जाती है। मानवीय गतिविधियाँ, वनों की कटाई, शहरीकरण, पर्यटन, ग्लेशियर पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो केदारनाथ 2013, चमोली 2021, सिक्किम 2023 जैसी आपदाओं से जुड़े हैं। ग्लेशियर संरक्षण एवं सहयोग के लिए वैश्विक पहल, ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और ग्लेशियर संबंधित अनुसंधान तथा अनुकूलन को प्राथमिकता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया पेरिस समझौता और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित पाकिस्तान NDC क्रायोस्फीयर संरक्षण को कम करने के लिए वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए प्रतिबद्ध देश। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMOD 8 हिंदुकुश हिमालयी देशों में क्षेत्रीय ग्लेशियर अनुसंधान और जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देना। ग्लेशियरों के लिए विश्व दिवस 21 मार्च 2025 ग्लेशियर पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए कार्यवाही को बढ़ावा देता है। विश्व ग्लेशियर निगरानी सेवा WGMS, नासा का ऑपरेशन आइसब्रिज, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के क्रायोसैट मिशन महत्वपूर्ण वैश्विक ग्लेशियर डेटा एकत्र करना है। आर्कटिक परिषद, आर्कटिक ग्लेशियर और समुद्री बर्फ संरक्षण को संबंधित करने वाले अंतर सरकारी मंच जिसमें भारत एक पर्यवेक्षक है। ग्लेशियरों की निगरानी और संरक्षण संगठन के बारे में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वैश्विक जलवायु रुझानों और ग्लेशियरों से पिघलने की निगरानी करता है, जिससे ग्लेशियर संबंधित खतरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का समर्थन करता है। थर्ड पोल रीजनल क्लाइमेट सेंटर नेटवर्क TPRCC नेटवर्क हिंदकुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर परिवर्तनों का आकलन प्रदान करता है। वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस WGMS स्विट्जरलैंड में स्थित यह संस्था दुनिया भर में ग्लेशियरों के द्रव्यमान संतुलन, मास बैलेंस और बर्फ के नुकसान पर नज़र रखती है और प्रमुख जलवायु अनुसंधान डेटा की आपूर्ति करती है। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGRI 2025 भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना भारत सरकार की पहल राष्ट्रीय आपदा अवसंरचना योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP 2016 सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ संरेखित पहली राष्ट्रीय योजना जल जीवन मिशन और नमामि गंगे विशेष रूप से सूखा या बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में लचीले जल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना। नदी पुनरुद्धार प्रयासों में आपदा न्यूनीकरण घटक शामिल है। आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी क्षमता के लिए BIS मानक, भारतीय मानक ब्यूरो ने संरचनात्मक कोड विकसित किए हैं, जैसे भूकंप रोधी डिजाइन के लिए IS 1893 भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के निर्माण के लिए अनिवार्य है। इसमें चक्रवात, भूस्खलन और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए कोड शामिल है। NAPCC के तहत जलवायु लचीला बुनियादी ढांचा जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत
सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन शहरी क्षेत्रों में सतत शहरी नियोजन को बढ़ावा देता है। आपदा रोधी अवसंरचना DRI यह उन अवसंरचना प्रणालियों, भवन, सड़कें, विद्युत ग्रिड आदि को दर्शाता है जिन्हें प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं को सामना करने, उनमें अनुकूलन करने और तेजी से पुनर्प्राप्त होने के लिए डिजाइन किया गया है। आपदा रोधी अवसंरचना DRI पर वैश्विक पहल। आपदा रोधी अवसंरचना प्रबंधन कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI भारत द्वारा वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी वर्ष 2027 तक प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। OECD की प्रतिरोधी अवसंरचना नीति अनुकूली परिवर्तन नेटवर्क पर G20 देशों का मार्गदर्शन करती है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2025 आयोजक में आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI 7वां संस्करण है। उपस्थिति नीस में फ्रांस यूरोप के पहली बार आयोजित किया गया। थीम तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीले भविष्य को आकार देना। उद्देश्य यह नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, चिकित्सकों और हितधारकों के लिए आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI वर्ष 2019 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में शुरू किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में। सदस्य में 46 सदस्य देश और 8 भागीदार संगठन। उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिम के विरुद्ध लचीली अवसंरचना प्रणालियों को बढ़ावा देना। भारत की 5 प्रमुख प्राथमिकताएं: शिक्षा, कुशल कार्यबल के निर्माण के लिए उच्च शिक्षा में आपदा लचीलेपन एकीकृत करना, ग्लोबल डिजिटल रिपोजिटरी, आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना, नवाचारपूर्ण वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए विकासशील राष्ट्र लचीले बुनियादी ढांचे के लिए धन तक पहुंच प्राप्त कर सके। बड़े महासागरीय देशों के रूप में SIDS उनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना, पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रतिक्रिया के लिए समय पर समन्वय को मजबूत करना, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 अवधि और लागू 15 वर्षीय वैश्विक समझौता जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया। वैश्विक आपदा को कम करना और लचीलापन बढ़ावा। पूर्ववर्ती संस्था होगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 2015 तक का उत्तराधिकारी है। संरेखण पेरिस समझौते तथा सतत विकास लक्ष्यों SIDS के साथ जुड़ा हुआ। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सेंडाई फ्रेमवर्क मॉनिटर के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम कमी कार्यालय UNDRR द्वारा समन्वित है। SDG से संबंध SDG 11 सतत शहर और SDG 13 जलवायु कार्यवाही से संबंधित खबरों में रहे चक्रवात रेमल भारत और बांग्लादेश, हरिकेन बेरिल कैरिबियन, टाइफून यागी दक्षिण पूर्व एशिया, चक्रवात चिडो अफ्रीका के कुछ क्षेत्र, हरिकेन हेलेन संयुक्त राज्य अमेरिका। रिचार्ज ऑसिलेटर मॉडल वैज्ञानिकों ने एल नीनो दक्षिणी दोलन की भविष्यवाणी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नया रिचार्ज ऑसिलेटर मॉडल पूर्वानुमानों को सरल बनाता है और एल नीनो के जटिल व्यवहार को सटीक रूप से दर्शाता है। रिचार्ज ऑसिलेटर मॉडल ENSO एक सरल गणितीय ढांचे के माध्यम से
भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की समुद्र सतह तापमान एसएसटी को ऊपरी महासागरीय ऊष्मा सामग्री से जोड़ना तंत्र में बजर्कनेस प्रतिष्ठित बजर्कनेस प्रतिपुष्टि बजर्कनेट फीडबैक के माध्यम से कार्य करता है, जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत में महासागर वायुमंडल के मूल अंतरक्रिया को दर्शाता है। विशेषताएं भूमध्य रेखीय वनों के प्रति महासागर की विलंबित प्रतिक्रिया एल नीनो और ला नीनो के रिचार्ज डिस्चार्ज चक्र को संबंधित पश्चिम पवन विस्फोट वेस्टर्ली विंड बस्ट WWD और गैर रेखीय प्रक्रियाओं गहन संवहन महासागरीय प्रवाह को शामिल करता है। प्रदर्शन एंसो की तीव्रता एम्पलीट्यूड और आवृत्ति पेरियोडिसिटी और मौसमी प्रवृत्ति सीजनैलिटी को सफलतापूर्वक पुनरुत्पादित करता है। अनुप्रयोग में जलवायु परिवर्तन परिदृश्य आधारित एंसो के व्यवहार का मॉडल तैयार करने में सहायक है। एंसो दक्षिणी ध्रुव उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के तापमान में उतार चढ़ाव से उत्पन्न एक जलवायु पैटर्न है, जो वैश्विक मौसम विशेषकर मानसून को प्रभावित करता है। विशेषताओं में एल नीनो उच्च चरण मध्य और पूर्वी प्रशांत में औसत से अधिक एसएसटी, पूर्वी व्यापारिक पवनें कमजोर, ला नीना शीत चरण औसत से कम एसएसटी, तटस्थ चरण न तो उच्च न ही शीत चरण का प्रभुत्व। चक्र 2 से 7 वर्षों में अनियमित रूप से पुनरावृत्त होता है और कई महासागरों तक बना रहता है। महत्व में वैश्विक जलवायु पर गहरे प्रभाव के कारण इस पर करीबी निगरानी रखी जाती है। एंसो की भविष्यवाणी में विद्यमान चुनौतियाँ देर से उभरने वाले संकेत स्पष्ट एंसो संकेत केवल शुरुआती ग्रीष्म ऋतु में ही दिखाई देते हैं। एंसो पहले की गई भविष्यवाणी शीघ्र ही उनकी सटीकता खो देती है, जिससे अनिश्चितता बढ़ती है। अनिश्चित पवन घटनाएं पश्चिमी पवन विस्फोट अचानक प्रणाली को उच्च उष्ण या शीत चरण की ओर मोड़ सकते हैं। अन्य महासागरों का प्रभाव हिंद महासागर या अन्य महासागरीय क्षेत्रों में असमानताएं एंसो को मजबूत या कमजोर कर सकते हैं, जिससे मॉडलों में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। एक एल नीनो एंसो चक्र का उष्ण चरण, जिसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र सतह एसएसटी सामान्य से अधिक हो जाती है। तंत्र पूर्वी व्यापारिक पवनों के कमजोर पड़ने से गर्म जल दक्षिण अमेरिका की ओर प्रवाहित होता है। इससे ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर जल का अपवेलिंग कम होता है। प्रवाह महासागरीय तापमान में वृद्धि जिससे और वैश्विक मौसम प्रतिरूप में परिवर्तन आता है। ला नीना एंसो चक्र का शीत चरण जिसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के समुद्र सतह तापमान एसएसटी सामान्य से कम हो जाता है। तीव्र पूर्वी व्यापारिक पवनें गर्म जल को पश्चिम की ओर धकेलती हैं, जिससे दक्षिण अमेरिकी तट के पास ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर जल ऊपर आता है। प्रभाव दक्षिण अमेरिका पश्चिमी और दक्षिणी भागों में अपेक्षाकृत शुष्क परिस्थितियाँ। ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया औसत से अधिक वर्षा और अधिक चक्रवात। भारतीय मजबूत मानसून की संभावना अधिक। अटलांटिक महासागर हरिकेन गतिविधियों में वृद्धि। प्रभाव क्षेत्रीय होते हैं, जिससे और इस प्रत्येक स्थिति में निश्चित
नहीं होते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट 2025। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण GAR 2025 पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। बढ़ती लागत, वैश्विक स्तर पर आपदाओं से होने वाले वार्षिक नुकसान 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। कम बीमा कवरेज, विकसित देशों में भी अधिकांश प्रभाव बिना बीमा के रह सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय संवेदनशीलता बढ़ती है। विकासशील देशों की संवेदनशीलता 2023 तक केवल 49% अल्प विकसित देशों LDC में बहु आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ थी, जिसके कारण जनसंख्या जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील बनी रहती है। जोखिम निवारण में कम निवेश, विकास सहायता का केवल 2% ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR पर खर्च किया जाता है, जबकि DRR में लगाए गए $1 पुनर्प्राप्ति लागत में $15 की बचत करता है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR वर्ष 1999 में स्थापित यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अंतर्गत कार्य करता है। दायित्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक ढांचे के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है। प्रमुख फ्लैगशिप रिपोर्ट आपदा जोखिम न्यूनीकरण GAR, जिसे प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच भारत 8वें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच के उद्घाटन अवसर पर वैश्विक आपदा न्यूनीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच के बारे में आवृत्ति एवं आयोजन स्थल द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मंच 2026 का संस्करण जिनेवा में आयोजित किया गया। आयोजक और मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। लक्ष्य प्रगति का आकलन करना, ज्ञान साझा करना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर कार्रवाई को तेज करना। सरकारें, विभिन्न हितधारक और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं आपदा जोखिम प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने हेतु सहयोग करती हैं। देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन। भारत पूर्वानुमान प्रणाली। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली, भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम BFS का अनावरण किया। भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रेजोल्यूशन युक्त मौसम पूर्वानुमान मॉडल। संबंधित संस्था भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे। भारत पूर्वानुमान प्रणाली की मुख्य विशेषताओं में उच्च स्थानिक समाधान BFS 6 किलोमीटर × 6 किलोमीटर माप के स्थानिक समाधान प्रदान करता है, जो वैश्विक मौसम मॉडल की सर्वाधिक है। इसे 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर तक विस्तृत करने के प्रयास संचालित हो रहे हैं। तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता। यह मॉडल IITM के नए स्थापित अर्का सुपर कंप्यूटर द्वारा पर संचालित होता है, जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता 11.77 पेटाफ्लॉप और 33 पेटाबाइट स्टोरेज है। प्रदर्शन दक्षता में अर्का मॉडल रन टाइम को 10 घंटे पहले प्रत्युष सुपरकंडक्टर पर से घटाकर केवल 4 घंटे कर देता है, जिससे समय पर और कुशल पूर्वानुमान तैयार करना संभव हो जाता है। डॉपलर राडार उपयोग। BFS पूरे भारत में 40 डॉपलर मौसम राडार से डेटा को शामिल करता है। व्यापक कवरेज के लिए इस नेटवर्क को 100 रडार तक विस्तारित किया जाना है। भौगोलिक सीमा। मॉडल 30 डिग्री साउथ से
30 डिग्री नॉर्थ तक विस्तृत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान प्रदान करता है, जो पूरे उष्णकटिबंधीय जो पूरे मुख्य भूमि को शामिल करता है। महत्वपूर्ण पूर्वानुमान में आत्मनिर्भरता, विमानन, रक्षा, बिजली, लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए पूर्वानुमान को बेहतर बनाता है। भारत की तटरेखा का विस्तार। भारत की तटरेखा 47.6% बढ़ गई है, जो वर्ष 1970 में 7,516 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 11,098 किलोमीटर हो गई है। यह वृद्धि तटीय विशेषताओं को मापने के लिए नवीन पद्धतियों को अपनाने के कारण है। पुरानी पद्धति बनाम नई पद्धति। पुरानी पद्धति वर्ष 1970 में माप का आधार सीधी रेखा की दूरियां। नवीन पद्धति 2023-24 में माप का आधार जटिल तटीय संरचनाएं शामिल हैं। तटीय विशेषताएं मापी। पुरानी पद्धति सामान्य तटरेखा की लंबाई तक सीमित। नवीन पद्धति में खाड़ियां, मुहाना, प्रवेश द्वार और अन्य भू-आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताएं सम्मिलित की गई हैं। प्रौद्योगिकी का प्रयोग। पुरानी पद्धति में बुनियादी उपकरण एवं मैनुअल गणना की गई थी। नवीन पद्धति में उन्नत भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां और मानचित्रण उपकरण किया गया है। पैमाने का प्रयोग। पुरानी पद्धति में 1:45 लाख और नवीन पद्धति में 1:2,50,000 का प्रयोग किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तटरेखा परिवर्तन कारण वास्तविक विस्तार नहीं, बल्कि बेहतर मैपिंग, रेजोल्यूशन और GIS आधारित माप। भूमि से 12 नॉटिकल माइल प्रादेशिक क्षेत्र। भूमि से 24 नॉटिकल माइल राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र और भूमि से 200 नॉटिकल माइल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और 200 नॉटिकल माइल से अधिक का उच्च समुद्र। महत्वपूर्ण विकास वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। गुजरात 1214 किलोमीटर वर्ष 1970 से बढ़कर 2340 किलोमीटर वर्ष 2023-24 में हो गया है। समुद्र तट की लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की स्थिति पूर्ववत बनी हुई है गुजरात की। पश्चिम बंगाल 357% की वृद्धि 157 किलोमीटर से 157 किलोमीटर 721 किलोमीटर तक, जो प्रतिशत के संदर्भ में सबसे अधिक वृद्धि है। तमिलनाडु संबंध में संशोधित लंबाई 906 किलोमीटर से बढ़कर 1,068 किलोमीटर हो गई, जो आंध्र प्रदेश से अधिक हो गई है। चिनाब पुल। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चिनाब पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया। चिनाब पुल यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना से के 927 पुलों में से एक है एवं यह भारत का एकमात्र आर्क आकार का रेल पुल है। इस परियोजना में अंजी खड्ड का भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल भी शामिल है। आकार। चिनाब पुल 1315 मीटर लंबा है। इसका आर्क पैन 467 मीटर है। स्थान। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल तथा कौरी गांव के बीच स्थित है। ऊंचाई। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई से कम 5 गुना है। निर्माणकर्ता AFCONS इंफ्रास्ट्रक्चर ने पुल का निर्माण किया है। विशेषताएं। मजबूती। पुल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि संरचना को सहारा देने के लिए 8 खंभों में से एक के क्षतिग्रस्त होने पर भी ट्रेन कम गति से गुजर सकती है। डिजाइन। पुल को पैराबोलिक आर्क डिजाइन सबसे मजबूत भार वहन करने वाली संरचना का सहारा दिया गया है।
ये 266 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति और एवं 300 टन के रेलवे कोच के भार को वहन करने के लिए इंटरलॉकिंग बीम और गर्डर से बना है और इसके लिए सीमेंट ग्राउंडिंग की आवश्यकता होती है। कोसी नदी असम और मेघालय सरकारों ने गंगा नदी डॉल्फिन के प्रमुख आवास स्थल कोसी नदी पर संयुक्त रूप से एक जल परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया। कोसी नदी के बारे में कोसी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की ब्रह्मपुत्र की एक छोटी सी महत्वपूर्ण दक्षिण तट सहायक नदी है। ये 3 नदियां अर्थात खरी कृष्णिया उमसिरी से मिलकर बनी है। उद्गम और मार्ग में तीनों नदियां खरी कृष्णिया उमसिरी मेघालय पठार में पश्चिम खासी हिल्स जिले के असम के कामरूप जिले तक प्रवाहित होती है। कोसी नदी ब्रह्मपुत्र से मिलने से पहले चंदूबी झील एवं कोसी आरक्षित वन से प्रवाहित होती है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र इसके किनारों के साथ कुलसित आरक्षित वन विविध वनस्पतियां एवं जीवों का आवास है, जिससे दुर्लभ आर्किड तथा पक्षी शामिल हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट नदी अपनी समृद्ध जलीय जैव विविधता के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से गंगा नदी डॉल्फिन के आवास के रूप में। सी फ्लड केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया है। यह परियोजना भारत के बाढ़ प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया ढांचे को मजबूत करने के लिए दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। सी फ्लड एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ मानचित्रों एवं जलस्तर की भविष्यवाणियों के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर 2 दिन पूर्व बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करती है। यह बाढ़ परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए उन्नत 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग का उपयोग कर रहा है एवं बाढ़ के पूर्वानुमानों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपातकालीन प्रतिक्रिया पोर्टल NDEM में एकीकृत किया जाएगा। विकास में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग DAC पुणे, केंद्रीय जल आयोग CWC एवं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना NHP के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC कार्यान्वयन में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत वर्तमान सम्मिलित क्षेत्र महानदी गोदावरी एवं तापी नदी बेसिन भविष्य में और अधिक नदी बेसिन शामिल किए जाएंगे। विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट विफेक्स जुलाई 2025 में विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट विफेक्स ने उत्तर भारत में कोहरे के विज्ञान और पूर्वानुमान क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करते हुए ऐसे अपने 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट विफेक्स केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के अंतर्गत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM द्वारा वर्ष 2015 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGIA नई दिल्ली पर WIFEX विफेक्स का शुभारंभ किया है। उद्देश्य दुष्प्रभाव को कम करने के लिए समय और स्थान के अनुसार सर्दियों के कोहरे की नाउ कास्टिंग अगले 6 घंटे और फोरकास्टिंग में सुधार करना है। कोहरे की परिभाषा कोहरा पृथ्वी की सतह के निकट वायु में निलंबित हुए बादलों के रूप में जल की बूंदों का दिखाई देने वाला समूह है। फुजीवारा अंतरक्रिया मौसम के मॉडल बंगाल की खाड़ी में 2 चक्रवाती तूफानों के निर्मित होने की संभावना का संकेत देते हैं, जिससे फुजीवारा जैसी घटना की दुर्लभ संभावना भी है।
फुजीवारा प्रभाव जिसे फुजीवारा अंतरक्रिया या द्विधारी चक्रवात अंतरक्रिया भी कहा जाता है, एक प्राकृतिक वायुमंडलीय घटना है जिसमें दो निकटवर्ती चक्रवात या हरिकेन मध्य में ऊपरी वायुमंडल परतों में एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करने लगते हैं। प्रमुख विशेषताओं में चक्रवात केंद्र उसके बीच एक सामान्य बिंदु के चारों ओर घूमते हैं। घुमाव व वामावर्त होता है उत्तरी गोलार्ध में, और ध्रुवीय बिंदु पाइवट पॉइंट चक्रवातों की सापेक्ष तीव्रता और आकार पर निर्भर करता है। परस्पर क्रिया आमतौर पर तब शुरू होती है जब चक्रवात लगभग 1400 किलोमीटर परिवर्तनशील के भीतर आ जाते हैं। संभावित परिणाम में विलय मजबूत चक्रवात कमजोर चक्रवात को अवशोषित कर लेते हैं। मार्ग परिवर्तन अचानक विचलन या अनिश्चित हलचल प्रतिकर्षक परस्पर क्रिया के बाद प्रणाली एक दूसरे से दूर चली जाती है। तीव्रता शायद ही कभी परस्पर क्रिया जिसकी किसी एक प्रणाली को मजबूत करती है। खोज इसका प्रथम वर्णन वर्ष 1925 में जापानी मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर साकुहे फुजीवारा ने किया, जिसके नाम पर एक घटना जानी जाती है। यह अंतरक्रिया सामान्य तौर पर तब होती है जब दो चक्रवात एक दूसरे को से लगभग 1400 किलोमीटर की सीमा में आते हैं। दूरी आकार और तीव्रता में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन होती है। प्रत्यस्थ अंतरक्रिया समान या भिन्न आकार के चक्रवातों तूफानों की अंतरक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप केवल गति की दिशा में परिवर्तन होती है, और यह सबसे सामान्य अंतरक्रिया है। आंशिक विक्षेपण PSO असमान आकार के चक्रवातों की परस्पर क्रिया छोटे चक्रवात का एक भाग वायुमंडल में विलीन हो जाता है। पूर्व विक्षेपण CSO असमान आकार के चक्रवातों की परस्पर क्रिया छोटे चक्रवात वायुमंडल में पूर्णतः विलीन हो जाता है। आंशिक विलय PM असमान आकार के चक्रवातों की परस्पर क्रिया छोटे चक्रवात का एक भाग बड़े चक्रवात में विलीन हो जाता है। पूर्ण विलय CM समान या भिन्न आकार के चक्रवातों की परस्पर क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप दोनों चक्रवातों का पूर्ण विलय हो जाता है। संभावित परिणाम में तीव्रता में वृद्धि यह प्रक्रिया कभी-कभी एक अधिक शक्तिशाली चक्रवात में विकसित होने को बढ़ावा देती है। विलय में आंशिक शक्तिशाली चक्रवात कमजोर चक्रवात को अवशोषित कर सकता है। प्रतिकर्षण कुछ मामलों में प्रणालियां परस्पर क्रिया के बाद अलग हो सकती हैं। पथ विचलन दोनों चक्रवातों की गति अनियमित हो सकती है जिससे पूर्वानुमान जटिल हो जाते हैं। फुजीवारा प्रभाव दो चक्रवातों की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप एक या दोनों चक्रवातों के मूल मार्ग को परिवर्तित या मोड़ सकते हैं। ज्वालामुखी तड़ित नवंबर 2025 में वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी तड़ित नामक एक दुर्लभ और प्राकृतिक घटना का पुनः अध्ययन किया है। यह एक अत्यंत आकर्षक दृश्य है जो पूरे विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान देखा गया है। ज्वालामुखी तड़ित क्या है? ज्वालामुखी तड़ित उस विद्युत चमक को कहा जाता है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्पन्न होती है और सामान्य आंधी तूफान से स्वतंत्र रूप से घटित होती है। इस घटना का पहला प्रलेखित उल्लेख माउंट विसुवियस 79 ईस्वी के विस्फोट के दौरान मिलता है जिसे प्लिनी द यंगर में वर्णित किया गया था। निर्माण की स्थिति ज्वालामुखी स्तंभ
में राख कणों, शैल खंडों और बर्फ क्रिस्टलों के परस्पर टकराव से स्थैतिक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। प्रक्रिया में जैसे जैसे ये आवेश बढ़ते हैं, वे या तो ज्वालामुखी मुख के पास या विस्फोट स्तंभ के ऊपरी हिस्सों में बिजली के रूप में उत्सर्जित होते हैं। मैग्मा द्वारा उत्सर्जित जलवाष्प वातावरण में आद्रता एवं बर्फ क्रिस्टलों के निर्माण को बढ़ावा देती है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत गतिविधियां और अधिक तीव्र हो जाती हैं। प्रारंभिक चेतावनी उपाय वर्ल्ड वाइड लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क WWLN जैसी आधुनिक चेतावनी प्रणालियां ज्वालामुखी तड़ित को शीघ्रता से ज्ञात कर लेती हैं तथा विस्फोट संबंधी महत्वपूर्ण चेतावनी प्रदान करती हैं। सतत उपग्रह निगरानी और AI आधारित मानचित्रण विस्फोट पूर्वानुमान को और सशक्त करते हैं। इन जांचों से निवासियों को बाहर निकलने तथा विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल का मार्गदर्शन करने में सहायता प्राप्त होती है। हेडियन प्रोटोक्लस्टर्स ऑस्ट्रेलिया में मैक्वेरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पूर्व की मान्यताओं को चुनौती दी है। उन्होंने पाया कि रासायनिक संकेत जो प्लेटों के संचलन के कारण उत्पन्न हुए थे, हेडियन प्रोटोक्रस्ट में भी उपस्थित थे, जो कि अधोगम सबडक्शन के प्रारंभ होने से पूर्व ही उपस्थित थे। हेडियन प्रोटोक्रस्ट क्या है? यह पृथ्वी की सबसे प्रारंभिक क्रिस्टल भूपर्पट्टी परत भूगर्भीय युग। इसका निर्माण हेडियन इयोन के दौरान इसका निर्माण भूगर्भीय युग में हेडियन इयोन के दौरान इसका निर्माण हेडियन इयोन के दौरान हुआ, जो पृथ्वी का पहला भूगर्भीय इयोन है। समय सीमा पूर्व की निर्माण के लगभग 200 मिलियन वर्षों के भीतर विकसित हुआ है। निर्माण स्थितियां अत्यधिक तापमान, तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि और आंशिक रूप से पिघली हुई सतह इसकी मुख्य विशेषताएं थी, जिससे प्रारंभिक पृथ्वी की नरक जैसी हेलिस स्थितियों को जन्म दिया है।